नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी एकेडमी पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो कि सारी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से व्याकरण पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहले हम वर्णमाला पर विचार करेंगे, जिसमें पहले तो ये जान लेना आवश्यक है कि व्याकरण किसे कहते हैं। यदि हम व्याकरण को पढ़ने जा रहे हैं तो एक छोटी सी जानकारी ये पता होनी चाहिए कि व्याकरण होती क्या है, व्याकरण को क्या कहा जाता है, व्याकरण के सीखने का उद्देश्य क्या है। तो छोटे शब्दों में अगर ये कहा जाए कि जिस विधा से किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की जानकारी हमें होती है, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं हम कि जिस विधा के माध्यम से हम लोग भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। और हिंदी भाषा के व्याकरण में लगभग मुख्यतः 4 अंग निर्धारित किए गए हैं। 4 अंग हैं, जिसमें सर्वप्रथम है वर्ण विचार, जिसमें हम लोग वर्णों के अंतर्गत उनके भेद, उनके आकार और उच्चारण संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। नंबर 2 पे है शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के भेद के रूप, प्रयोग, उत्पत्ति और अन्य चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 3 है वाक्य विचार और नंबर 4 है छंद विचार। इसमें साहित्यिक रचनाओं के संदर्भ में कि छंदों का प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार होता है और किस लिए हम करते हैं, तो इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो हमारा मुख्य टॉपिक आज का है वो है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार पे आज हम चर्चा करेंगे। वर्ण विचार पे, क्षमा करिएगा, वर्ण विचार पे भाषा का विशेष ध्यान रखना है हमको। यदि हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है हिंदी एकेडमी और हिंदी विषय संबंधित हम चीज़ों की जानकारी करेंगे, हिंदी की जानकारी करेंगे, तो सर्वप्रथम हमारे आचरण में भी वो चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो पर सर्वप्रथम हमको भाषा का भी प्रयोग जो है उचित करना चाहिए, यानी हम हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो वर्ण विचार सर्वप्रथम इसके संदर्भ में हम देखते हैं। तो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई से आप लोगों को पता है कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ये तो जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि है और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला
माला कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें से इन वर्णमाला का विभाजन हम करते हैं। तो वर्णमाला के विभाजन में सर्वप्रथम हम स्वर, नंबर 2 पे व्यंजन, नंबर 3 पे संयुक्त व्यंजन, और नंबर 4 पे आयोगवाह, नंबर 5 उच्छिप्त व्यंजन, बारी बारी से सभी का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम स्वर। हिंदी में मुख्यतः 11 स्वर हैं, इनकी संख्या 11 है। व्यंजनों की टोटल संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, आयोगवाह 2 हैं, और उच्छिप्त व्यंजन भी 2 हैं। बारी बारी से हम सबका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम स्वर की बात कर लेते हैं। स्वर की हम बात करते हैं सर्वप्रथम। तो मुख्य रूप से वर्णमाला के 2 ही भेद हैं। वर्णमाला के भेद हैं वर्ण भेद, क्षमा करिएगा दिख नहीं रहा सर, हाँ, वर्ण भेद। तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पे हिंदी वर्णमाला में 2 भेद किए गए हैं, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वरों की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर स्वतंत्र ध्वनि है, जिसके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, मतलब हवा अबाध रूप से मुख से निकलती है बिना व्यवधान के। अब जैसे आप 11 स्वरों की संख्या टोटल आप जानते हैं कि अब नंबर 1 पे हम अगर स्वर की चर्चा करें, तो आप जानते हैं कि स्वर भी ध्वनि है। जिस प्रकार हम बोलते हैं तो वो भी एक ध्वनि है, ध्वनि जो हमको सुनाई देती है। लेकिन हर ध्वनि की अपनी विशेषता है। तो स्वर जो है वो स्वतंत्र है अपने रूप में, इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। और स्वरों की स्वतंत्रता आप उनके उच्चारण से भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। जबकि इसके पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं कि इनकी टोटल संख्या 11 है। 11 मुख्य रूप से स्वरों की संख्या मानी गई है। और इनमें भी जब हम आगे चर्चा करते हैं स्वरों के भेद को लेकर के, तो महत्वपूर्ण तो 11 इनकी संख्या तो आप जानते ही हैं। और जब हम इनके भेदों की बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे या उच्चारण के आधार पे या जिह्वा के आधार पे, मुख विवर के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे और नाक एवं मुंह के आधार पे, तो सर्वप्रथम हम जब भी इनका उच्चारण करते हैं तो हम इसके संदर्भ में पहले मूल रूप से इनकी उत्पत्ति के आधार पे, स्वरों की उत्पत्ति के आधार पे, तो सर्वप्रथम जो है हम ये देखते हैं कि उत्पत्ति का आधार। तो उत्पत्ति के संदर्भ में जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो महत्वपूर्ण रूप से जिन स्वरों की चर्चा की जाती है,
उनमें से मूल स्वर हैं, ठीक है। नंबर 1 मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर हैं। नंबर 2 संधि स्वर, यानी जो संयुक्त स्वर हैं, जो मिले हुए स्वर हैं, ठीक है, जिसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर नंबर 3 पे संयुक्त स्वर वो भी आते हैं। और जो कि महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जिनको हमको पढ़ना है, उनमें सर्वप्रथम है उच्चारण या मात्रा के आधार पे। तो आइए हम देखते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर 3 हैं। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ, और नंबर 3 प्लुत। ये महत्वपूर्ण 3 मात्रा के आधार पे, जो कि जिनकी चर्चा भी आगे हमको करनी है और जो परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे भी जाते हैं। तो हमको अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से ही अपनी तैयारी को देखना है। बाकी अन्य समय में ज्ञान हासिल किया जाएगा। तो ह्रस्व स्वर के संदर्भ में इनको एक मात्रिक कहा जाता है। तो ये जो हैं एक मात्रा के स्वर हैं, इनकी संख्या जो है अ, ई और उ। दीर्घ स्वर ये द्विमात्रिक हैं, 2 मात्रिक स्वर, और इनमें जो आते हैं वो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। यानी कितने हुए? 2, 2 4, 2 6, 1 7। यानी इनकी टोटल संख्या 7 है, इनकी टोटल संख्या 3 है। और प्लुत स्वर, ठीक है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज़्यादा तिगुना समय लगता है, जिनको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ठीक है, ओम, या इसको इस तरीके से कहते हैं कि ओम। महत्वपूर्ण यही 3 स्वर हैं जिनको हमको पढ़ना है। और उसके बाद फिर जिह्वा के आधार पे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिह्वा के आधार पे इनका जो विभाजन किया गया है, प्रयोग किया गया है, यानी स्वरों का। तो जिह्वा के आधार पे जब हम पढ़ते हैं, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, इनमें भी 3 हैं, इनका भी विभाजन 3 तरीके से हुआ है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग कार्य करता है। जैसे नाम से ही आपको ये पता चलता हो कि अग्रस्वर यानी जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय हो, वो अग्रस्वर हैं। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? इसमें छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये 4 आते हैं अग्रस्वर में। इसे आप उच्चारण से इसको देखिए, रटेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि हमको समझना है। जहाँ रटने की चीज़ें होंगी वहाँ रटा जाएगा। जहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि समझ करके जो चीज़ें याद रखी जाएंगी वो लंबे समय तक आपकी स्थायी रहेंगी आपके पास। तो अग्रस्वर, जैसे आगे का भाग जिह्वा का, अगर आप उसका प्रयोग करें तो प्रयोग करके देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से जो चीज़ें कही जा रही हैं वो वास्तविकता में हैं कि नहीं। अब देखिए, इसका प्रयोग हम कर रहे हैं कि ई। अब आप प्रयोग करिए इसका, ई बोल करके। ई कहते हैं जब आप, तो देखिए जो जीभ का अग्रभाग है, सबसे आगे वाला भाग है, देखिए उसका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, वो सक्रिय है पूरी तरीके से। ई, ए, ऐ, ई, ए, ऐ। स्वयं आप इसका प्रयोग करके इसको याद कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई रटने की चीज़ नहीं है। भाषा विज्ञान पूरा प्रयोग है, इसको समझने की चीज़ है। इसमें आप किसी प्रकार से इसको रट करके बहुत दिन तक स्थायी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको स्थायी रूप से एक बार पढ़ करके हमेशा के लिए इसको याद करना है, तो इसके प्रयोग को आप
अपनाइए। तो ई ए ए ऐ, देखिए जीवा का आगे का जो भाग है उसका प्रयोग बखूबी हो रहा है। उसके बाद मध्य स्वर, ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। जीवा का मध्य भाग काम करता है मध्य स्वर में, इसमें सीधा है अ अ आप प्रयोग करिए अ अ देखिए इसका प्रयोग करिए तो आपको स्वयं पता चलेगा। पश्च स्वर, इसमें जीवा का पिछला भाग कार्य करता है। तो प्रयोग करके आप स्वयं खुद प्रयोग करिए, प्रयोग करके नाम से, इसको रटिए मत, नाम से इसका प्रयोग देखिए और उसके बाद स्वयं अपने ऊपर उसको अप्लाई करिए। तो देखिए देखिए कंठ का जो निचला हिस्सा है, एकदम नीचे का हिस्सा, मतलब कंठ के प्रयोग से ये चीज़ें आ रही हैं। आप प्रयोग करिए इसका आ ऊ ऊ। आप अपने हथेली को अपने गले के पास ले जाइए, उसके बाद इसका प्रयोग करिए आ ऊ ओ औ। आप अपने हाथ में अपने कंठ द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि का कंपन महसूस करेंगे अपने गले के पास, और तीव्र कंपन महसूस करेंगे। तो ये आपके मुख का सबसे निचला हिस्सा है, यानी पीछे का हिस्सा है। तो इसको याद करने में आपको कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। आप इस तरीके से इसको याद करिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हर बार हर परीक्षाओं में पूछी जाते हैं। यदि आपने इसको यहाँ बेहतर कर लिया तो आप ये समझिए कि फिर उसके बाद जो है कभी आपको वर्ण विचार या वर्ण भेद कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण नंबर आता है भाषा के प्रयोग, स्वरों के प्रयोग में, उनकी उत्पत्ति के संदर्भ में, तो चौथे नंबर पे, तीसरा तक हम पढ़े थे ना, हाँ तीसरे तक हमने उसका अध्ययन कर लिया था। चौथे नंबर पे आप देखिए तो आपको मुख के खुलने के आधार पे, ये अक्सर परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर इसके 4 भेद कहे गए हैं। इसके महत्वपूर्ण 4 भेद हैं। नंबर 1 संवृत स्वर, नंबर 2 अर्ध संवृत। क्रम से याद करेंगे ना तो चीज़ें ज़्यादा दिन तक स्थायी रहेंगी और आपको याद करने में आसानी होगी। संवृत के बाद आधा संवृत, अर्ध संवृत, यानी संवृत माने बंद, अर्ध संवृत माने आधा बंद, पूरी तरीके से, इस तरीके से अर्ध संवृत। यदि आपसे कोई पूछ ले कि मुख के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर ईश्वर कितने होते हैं, तो आप इस तरीके से याद करिए, संवृत और संवृत के बाद उसको आधा कर दीजिए, अर्ध संवृत। 2 तो आपने इस तरीके से याद कर लिए। फिर 2 ये हो गया। तीसरा है विवृत, और चौथा इसी का आधा कर दीजिए, अर्ध विवृत स्वर। तो ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए कि मुख के खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो यानी 4, संवृत, अर्ध संवृत उसको आधा कर दीजिए, फिर विवृत, फिर विवृत का आधा कर दीजिए। मतलब 2 आपको याद करने होंगे, 2 उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको आधा करते चले जाइए, बाकी 2 आपको याद हो जाएंगे, तो यानी 4 होते हैं। अब इनकी स्थिति देखते हैं कि इनमें क्या कहा गया है और इसकी क्या महत्ता है, इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। यानी अर्ध संवृत, नंबर 1 अर्ध संवृत, जब इसके संदर्भ में हम देखते हैं तो आप ये पाएंगे इसमें ना कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा बिना किसी बाधा के पर्याप्त तालु से, ठीक है, ऊपर की ओर ऊंची उठती हो, ठीक है, और जैसे इसका नाम है हाफ क्लोज या क्लोज, यानी संवृत माने क्लोज यानी बंद, ठीक है कि नहीं, यानी मुख विवर के ऊपरी भाग और जीभ के बीच की बहुत दूरी को उन्हें संवृत कहते हैं। इस अवस्था में इनके अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो हैं ई उ, यानी ये 2 आते हैं, ई उ, ई उ, ई उ। इसका प्रयोग करिए आप, ई उ। देखिए आपका जो मुख है उसकी खुलने की आकृति कितनी हो रही है, ज़्यादा है कि कम है, यानी ई उ। देखिए यानी ये पूरी तरीके से मुख बंद है, खुला नहीं है, ठीक है।
और ये मुख बंद है। तो अब इसका आधा जब अर्ध समृद्ध हम पढ़ते हैं तो अर्ध समृद्ध में ये चीज़ें जो हैं इसकी अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, यानी किसकी अपेक्षा, यानी समृद्ध की अपेक्षा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आगे जो शेष बचा हुआ है उसका वीडियो जो है हम कल डालते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाइए।